सासू माँ रात को मेरे कमरे में आ गई और मुझसे पूछने लगी कि तुम मुझसे नाराज हो? मैंने कहा नहीं नहीं सासू माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर सासू माँ मेरे पास आकर बैठ गई और फिर मुझसे कहने लगी कि फिर कैसी बात है? और फिर अपने हाथों से मेरे बालों को सहलाने लगी। अब बालों को सहलाते हुए फिर से सासू माँ ने अपना हाथ मेरी गर्दन पर रख दिया और फिर अपने हाथ को धीरे से मेरे बदन के नीचे तक ले जाने लगी। अब मैं भी अपनी आंखें बंद करने लगा। मेरे भी जज्बात उठने लगे थे। मुझे भी अपने जज्बातों पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। मेरा मन कर रहा था कि अब मैं इन लम्हों को अच्छे से गुजार लूं। मेरी आंखें बंद देखकर सासू माँ ने बिस्तर से चादर उठाकर हम दोनों के ऊपर ओढ़ ली और फिर अपना हाथ धीरे धीरे मेरे वजूद पर फेरने लगी। अब मैं आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें ले रहा था। मेरी सासू माँ भी मेरी सांसों को अच्छे से सुन पा रही थी। अब मैं पूरे नशे में डूब चुका था। मेरा खुद से इन सब से बाहर आना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। मेरी सासू माँ भी उस वक्त का बहुत अच्छे से फायदा उठा रही थी। वो धीरे धीरे अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर रही थी। मैंने धीरे से सासू माँ से कहा कि ये आप क्या कर रही हैं? ये सुनते ही उन्होंने मेरे होठों पर उंगली रख दी और फिर कहने लगी कि तुम कुछ मत बोलो, जो मैं करना चाहती हूँ मुझे करने दो। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वो कहने लगी कि मेरा बहुत मन होता है, लेकिन तुम कभी भी मेरी बात को समझते ही नहीं थे। और ये कहते हुए सासू माँ ने मेरा वो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। ये उन दिनों की बात है जब मैंने अपने शहर में नौकरी लगने के बाद अपने ससुराल में रहना शुरू कर दिया था। मेरा नाम नयन है और मेरी उम्र 25 साल। मेरे माता पिता ने बड़ी मेहनत से मेरी पढ़ाई पूरी कराई थी और जब मैंने नौकरी हासिल की तो हालात कुछ इस तरह बने कि मुझे अपने ससुराल में रहना पड़ा। मेरे घर में मेरी मम्मी, पापा और मेरी बीवी थी, लेकिन मेरी बीवी को एक ऐसी बीमारी ने निगल लिया जिसका इलाज भी नहीं मिला। शादी के महज 1 साल बाद ही वो दुनिया से चली गई और मेरे जीवन में गहरी उदासी छा गई। मेरी सास शहर में अकेली रहती थी, ससुर दुबई में नौकरी करते थे और सालों तक वहीं रहते थे। सासू माँ ने ही मम्मी पापा से कहा कि मैं उनके पास रह लूं ताकि अकेलापन न लगे। मेरे माता पिता को भी ये फैसला सही लगा, लेकिन शायद उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि सासू माँ ने ये बात अपने फायदे के लिए कही थी। मैं सास के घर रहने आ गया और वहीं से अपनी नौकरी पर जाने लगा। पहले पहले सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि सासू माँ मेरे साथ कुछ ज्यादा ही घुलने मिलने लगी हैं। वो अक्सर मुझसे कहती, तुम्हारे ससुर के जाने के बाद मैं अकेली रह गई हूँ, मेरी ख्वाहिशें अधूरी रह गई हैं। मैं उनकी बातें सुनकर उन्हें दिलासा देता, मम्मी फिक्र मत करें, पापा जल्द ही वापस आ जाएंगे। पर कुछ दिनों में मुझे एहसास हुआ कि उनके इस अकेलेपन की बातों के पीछे कोई और ही कहानी थी। अब जब भी मैं ऑफिस से लौटता तो सासू माँ मेरे लिए खाना बना कर रखती और बड़े प्यार से मुझे अपने हाथों से खिलाती। उनके इस व्यवहार ने मुझे प्रभावित किया। मैं सोचने लगा कि शायद वो मुझे एक बेटे जैसा प्यार कर रही है। धीरे धीरे उनका ये प्यार एक अलग ही दिशा में बढ़ने लगा। अब वो सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी मेरे करीब आने लगी। पहले उन्होंने बहाने से मेरे कमरे में आना शुरू किया। बेटा, अकेले कमरे में नींद नहीं आती? क्या मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ जाऊं? मैं एक बेटे की तरह उनके लिए सोचता था, इसलिए कुछ कह नहीं पाया। लेकिन फिर एक रात उन्होंने मेरी चारपाई पे लेटकर मेरे हाथ पर हल्के से हाथ फेरना शुरू किया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे एहसास हो रहा था कि ये कुछ अजीब हो रहा है। मैंने हिम्मत जुटाकर दूरी बनानी चाहिए, लेकिन उनके स्पर्श में एक अजीब सा खिंचाव था। मैं हमेशा रिश्ते की हदों को समझते हुए खुद को अलग रखने की कोशिश करता, लेकिन मैं भी एक मर्द था, मेरे अंदर भी जज्बात थे। जब सासू माँ ने मेरे बदन पर हाथ फेरा तो एक सिहरन थी दौड़ गई, लेकिन मैं रिश्ते की वजह से हमेशा दूर हो जाता था, क्योंकि मैं इस रिश्ते की हद को तोड़ना नहीं चाहता था। मेरी सासू का घर बहुत ही बड़ा था, लेकिन मुझे भी अपनी सास की तरह अफसोस है कि सास के पास हर ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन उनके जो पति हैं वो उनसे बहुत ही दूर रहते हैं। मेरी सासू माँ के मुकाबले हमारे घर के हालात थोड़े खराब थे। सासू माँ की शादी के 1 साल बाद उनकी बेटी हुई थी। जब वो 20 साल की हुई थी तो मेरी उसके साथ शादी हो गई थी। शादी के 1 साल बाद ही वो किसी बीमारी के चलते इस दुनिया को छोड़कर चले गई। इसलिए मेरी सासू माँ की और कोई औलाद नहीं थी। मुझे हमेशा लगता कि शायद वो मुझे एक औलाद जैसा ही प्यार करती हैं, लेकिन शायद ये मेरी गलतफहमी थी। सासू माँ हमेशा अक्सर रात को मेरे सर पे आकर अपना हाथ फिराया करती। उनके मुलायम हाथों का स्पर्श मेरे बालों में ठंडी हवा की तरह लगता। वो धीमे धीमे मेरे सर पे उंगलियां फेरते हुए फुसफुसाती, नयन, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे ससुर जी की गैरमौजूदगी मुझे कितना तड़पाती होगी? उनकी आवाज में एक दर्द था, एक गहराई थी जिसे शायद मैं समझ नहीं पा रहा था, या फिर समझकर भी अनदेखा कर रहा था।
मैं अक्सर यही सोचता कि सासू माँ के लिए ये एक इमोशनल खालीपन था और उन्हें बस किसी अपने का साथ चाहिए था। मैं उन्हें दिलासा देता, मम्मी, पापा तो काम की वजह से गए हैं, अगर उन्हें यहाँ नौकरी मिल जाती तो वो आपसे दूर कभी नहीं जाते। देखना जब वो आएंगे तो आपकी सारी फिक्र खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरी बातें सुनकर भी वो गहरी सांस लेकर मेरे और करीब आ जाती और धीमी आवाज में कहती, क्या तुम मेरी जरूरत को पूरा नहीं कर सकते? ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। मैं हमेशा अपने आप को यही कहता कि ये बस उनका अकेलापन है और मुझे इसे नज़रअंदाज करना चाहिए। मैं हमेशा बड़ी ही मासूमियत से जवाब देता, मम्मी, मैं तो हमेशा आपके साथ हूं, आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़े आप बेझिझक कहिएगा। लेकिन शायद मैं उनकी बातों का असली मतलब समझने में नाकाम था। अगर वक्त रहते मैं समझ जाता कि उनकी बातें सिर्फ अकेलेपन का इशारा नहीं कर रही बल्कि कुछ और चाहती हैं, तो शायद आगे चलकर मेरे साथ जो हुआ वो ना होता। गर्मियों के दिन थे, सूरज की तपिश पूरे शहर को जलाने पर आमादा थी। मैं एक दिन ड्यूटी से जल्दी घर वापस आ गया। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि मेरा बदन पूरा पसीने से तरबतर हो चुका था। कपड़े मेरे शरीर से चिपक गए थे और मुझे बस एक ठंडी फुहार की जरूरत थी। मैं जल्दी से अपने कमरे में गया, कपड़े उतारे और वॉशरूम में घुस गया। ठंडे पानी की धार जब मेरे शरीर से टकराई तो जैसे मेरी सारी थकान बह गई। मैंने आंखें बंद की और पानी की हर बूंद को महसूस करने लगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि जब मैं नहाकर बाहर निकलूंगा तो हालात और भी ज्यादा उलझ जाएंगे। मैं जैसे ही वॉशरूम से बाहर आया, मेरी नजरों के सामने जो नजारा था उसे देखकर मैं एक पल के लिए ठिठक गया। मेरी सासू माँ कमरे में खड़ी थी। उनके हाथ में एक तौलिया था और दूसरे हाथ में ठंडा शरबत। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और ही झलक रहा था। मैंने हल्की सी हिचक के साथ पूछा, अम्मी, आपको किसी चीज की जरूरत थी क्या? वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ बढ़ी और बोली, नहीं, बस तुम्हें इतनी गर्मी में आया देखा तो तुम्हारे लिए ठंडा शरबत ले आई और ये तौलिया भी, ताकि तुम आराम से पहुंच सको। उनका ये लहजा पहले जैसा नहीं था। मैं उनकी आंखों की गहराई में छिपे इरादों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहता, उन्होंने तौलिया उठाया और मेरे बदन पर फेरने लगी। उनके हाथ मेरे कंधों से होते हुए मेरी पीठ पर गए और धीरे धीरे पूरे बदन पर फेरने लगे। उनके स्पर्श से मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैं सुन सा खड़ा रह गया। मेरी सासू माँ की उंगलियां मेरी पीठ पर घूम रही थी और मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये ममता थी या कुछ और। उन्होंने धीरे से मेरे बाजू को पकड़ा और मुस्कुराकर बोली, अरे वाह, तुम्हारी बॉडी तो कमाल की है। क्या तुम जिम जाते हो? मैं झेपते हुए बोला, नहीं नहीं सासू माँ, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। उन्होंने एक हल्की हंसी हंसते हुए कहा, मुझे हमेशा से फिट लड़के पसंद आते हैं। उनकी बात सुनकर मैं अंदर तक हिल गया। ये कोई साधारण बात नहीं थी। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। मैंने जल्दी से उनके हाथ से जूस का गिलास लिया और तौलिया अपने बदन पर खुद ही फेरते हुए कहा, आगे से मैं खुद कर लूंगा सासू माँ, आप वैसे भी घर का इतना काम करती हैं, आपको आराम करना चाहिए। लेकिन मेरी बात सुनकर वो हल्की मुस्कुराई और बोली, ये तो मेरा फर्ज है। और फिर मुझे गहरी नज़र से देखते हुए कमरे से बाहर चली गई। उनके जाते ही मैंने एक लंबी सांस ली, जैसे किसी भारी तनाव से बाहर आया हूं। अगर आज सासू माँ कमरे से बाहर न जाती तो शायद मैं अपने जज्बात भी खो बैठता। मैंने जल्दी से अपने बदन को पोंछा और नीचे लंच करने के लिए चला गया। जब मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा तो सासू माँ फौरन मेरे पास आकर बैठ गईं और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने हाथों से खाना भी खिलाने लगीं। मैंने उनको इनकार भी किया। मैंने उनसे कहा कि मैं खुद खा लूंगा, लेकिन वो मेरी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। जब सासू माँ ने मेरा हाथ पकड़ा तो मेरा बदन फिर से कड़क होने लगा। मेरे अंदर की जज्बात फिर से मचलने लगे थे। मैंने अपने आप पर बहुत ज़्यादा काबू करके रखा हुआ था। सासू माँ की मोहब्बत देखकर मुझे भी कहीं न कहीं उनसे प्यार होने लगा था। लेकिन तभी मैं अपने दिमाग को झटक भी देता और कहता कि ये तो गलत बात है। ये सब सोचकर मैंने सासू माँ से कहा कि मेरा पेट भर गया और मैं जल्दी से भागकर अपने कमरे की तरफ चला गया। मेरे इस तरह के रवैये से सासू माँ को भी शायद बुरा लगा था। इसी वजह से वो बाद में रात को मेरे कमरे में आ गईं और मुझसे पूछने लगीं कि तुम मुझसे नाराज हो? मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है सासू माँ। तो फिर सासू माँ मेरे पास आकर बैठ गईं और फिर मुझसे कहने लगी कि तो फिर कैसी बात है? और फिर अपने हाथों से मेरे बालों को सहलाने लगीं। अब बालों को सहलाते हुए फिर से सासू माँ ने अपना हाथ मेरी गर्दन पर रख दिया और फिर अपने हाथ को धीरे से मेरे बदन के नीचे तक लेकर जाने लगीं। अब मैं भी अपनी आंखें बंद करने लगा था। अब मेरे भी जज्बात उठने लगे थे।
मेरे उन जज्बातों पर काबू पाना अब मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। मेरा मन कर रहा था कि अब मैं उन्हीं लम्हों को अच्छे से गुजार लूं। मेरी आंखें बंद देखकर सासू माँ ने बिस्तर से चादर उठाकर हम दोनों के ऊपर ओढ़ ली और फिर अपना हाथ धीरे धीरे मेरे वजूद पर फेरने लगी। अब मैं आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें ले रहा था। मेरी सासू माँ भी मेरी सांसों को अच्छे से सुन पा रही थी। अब मैं पूरे नशे में डूब चुका था। मेरा खुद से इन सब से बाहर आना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। मेरी सासू माँ भी उस वक्त का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा रही थी। सासू माँ आगे बढ़ने ही वाली थी, तभी अचानक मेरे फ़ोन की घंटी ज़ोर ज़ोर से बजने लगी, जिसकी वजह से मैंने जल्दी ही अपनी आंखें खोल दी और जल्दी से पीछे हट गया। फिर मैं कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, और ये कहते ही मैं जल्दी से फ़ोन उठाकर कमरे से बाहर चला गया। सासू माँ वहीं कमरे में बैठकर मुझे आवाज़ लगाने लगी थी, लेकिन मैं उनकी आवाज़ को इग्नोर करते हुए नीचे गार्डन में आ गया। गार्डन में आकर मैं सोचने लगा कि आज अगर ये फ़ोन की घंटी ना बजती तो शायद मेरी ही घंटी बज जाती। मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे अपनी सासू माँ से पूरी तरह से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि यही सबके लिए बेहतर होगा। ये सोचते हुए जब मैंने फ़ोन उठाया तो सामने से मेरे एक पुराने दोस्त की आवाज़ आई, जिसका नाम सूरज था। सूरज ने मुझसे कहा, नयन, मैंने भी तुम्हारी कंपनी में ज्वाइन कर लिया है और अब हम दोनों मिलकर काम करेंगे। ये सुनकर मेरा चेहरा खिला, क्योंकि इरफान मेरा बचपन का दोस्त था और हम दोनों ने एक साथ गांव में बड़े होते हुए बहुत सारी यादें बनाई थी। मैंने उसे बताया था कि अब मैं शहर में एक कंपनी में काम करने लगा हूं और उसने भी मुझसे कहा था कि जब मेरी जॉब लग जाएगी तो वो भी कुछ दिन बाद वहीं ज्वाइन कर लेगा। हमारी दोस्ती बहुत गहरी थी और हम दोनों का साथ हमेशा मुझे सुकून देता था। हम दोनों ने कुछ देर तक बहुत सारी बातें की और फिर फ़ोन रख दिया। इसके बाद मैंने कमरे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही मैं कमरे में पहुंचा, देखा कि सासू माँ अपने कमरे में चली गई थीं। मैंने जल्दी से अपना कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और बिस्तर पर आकर लेट गया। मैं पूरी तरह से सोच चुका था कि अब मुझे अपनी सासू माँ से एक लंबी दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि यही मेरे और सबके लिए सही रहेगा। अगर मैंने इस रिश्ते की हद को तोड़ा तो आगे जाकर मुझे बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता था। इसी सोच में डूबे डूबे मुझे कब नींद आ गई मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। सुबह मैं काफ़ी देर से उठा और कमरे के दरवाजे की आवाज़ से मेरी आंखें खुलीं। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनते ही सासू माँ की आवाज़ आई, नयन, आज क्या तुम ड्यूटी नहीं जाओगे? ये सुनकर मैंने हाँ में जवाब दिया और जल्दी से बाथरूम में जाकर फ्रेश होने लगा। मैंने नाश्ता नहीं किया था और ना ही अपनी सासू माँ से एक भी बात की थी। वो मुझे पीछे से आवाज़ देती रहीं, लेकिन मैंने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया और सीधे घर से बाहर निकल गया। कंपनी में पहुंचते ही सूरज से मुलाकात हुई। उसे देखकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर मिलकर अपने अपने काम में लग गए। दिन भर कंपनी में व्यस्त रहने के बाद दोपहर के लंच टाइम में सूरज ने मुझसे ढेर सारी बातें की। फिर उसने कहा, यार मैं तो हॉस्टल में रहता हूँ और तुम सास के घर पर मज़े कर रहे हो। तुम्हें तो घर का खाना भी मिलता है, मुझे तो यहाँ हॉस्टल में बहुत बेकार सा खाना खाना पड़ता है। उसकी बातें सुनकर मैंने कहा, तू परेशान मत हो, आज रात का डिनर हम दोनों साथ करेंगे। सूरज ने कहा, मुझे तेरी सास का घर नहीं पता। मैंने कहा, तुझे उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं लोकेशन सेंड कर दूंगा। पूरा दिन कंपनी में बीतने के बाद जब मैं घर वापस लौटा तो मैंने सूरज को अपना लोकेशन सेंड कर दिया था। घर वापस आने पर मुझे सासू माँ दरवाजे पर खड़ी हुई मिली और फिर जब वो मेरे करीब आईं तो मैं उनसे दूरी बनाने लगा। कल रात के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा था। इसी वजह से मैं गर्दन झुकाकर सासू माँ से कहने लगा, आज शाम को मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने के लिए घर आएगा, अगर हो सके तो आप उसके लिए भी रात का खाना बना दीजिएगा, वो हॉस्टल में रहता है। मेरी आवाज़ में हल्की झिझक थी, लेकिन मन में उम्मीद थी कि सासू माँ बिना किसी सवाल के मान जाएंगी। ये सुनते ही उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम दोनों के लिए डिनर अच्छे से तैयार कर दूंगी। लेकिन तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? उनकी आवाज़ में एक अजीब सी शिकायत थी, जैसे वो मुझसे कोई जवाब चाहती हों। मैंने उनकी बात सुनी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। बिना कुछ कहे मैं सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ गया। मन में कई ख्याल थे, पर मैं खुद को किसी उलझन में डालना नहीं चाहता था। शाम ढल चुकी थी। घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं उस समय वॉशरूम में था, इसलिए दरवाज़ा सासू माँ ने ही खोला था। जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त सूरज और मेरी सासू माँ ड्राइंग रूम में बैठकर आपस में बहुत हंस हंस कर बातें कर रहे थे। उनकी बातचीत इतनी सहज और घुली मिली थी कि देखकर मैं एक पल के लिए ठहर सा गया। सूरज मुझे देखकर मुस्कुराया और मजाकिया अंदाज में कहने लगा, यार तुम्हारी सास तो बहुत ही चुलबुली है, तुम्हें तो यहाँ रहकर बहुत फायदा होता होगा। वो हंस रहा था, लेकिन उसकी बात मुझे चुभ गई। कल रात जो कुछ हुआ था उसकी यादें अचानक मेरे दिमाग में ताज़ा हो गईं और मेरा मन एक अजीब से बोझ से भर गया। लेकिन मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद मैं ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा हूँ।
मैंने अपने ख्यालों को झटका और सूरज के साथ गार्डन की तरफ चला गया। बाहर ठंडी हवा बह रही थी, हल्की धुंध छा रही थी और सूरज मुझसे बेफिक्र होकर इधर उधर की बातें कर रहा था। कुछ देर बाद सासू माँ हमारे लिए नाश्ता लेकर आ गई। उनके चेहरे पर वही हल्की मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हों लेकिन कह नहीं रही। उन्होंने टेबल पर नाश्ता रखा और फिर हल्की मुस्कान के साथ अपने कमरे की ओर बढ़ गई। पर जाते जाते उन्होंने सूरज की तरफ एक नजर डाली, जिसे देखकर सूरज हल्का सा मुस्कुराया। ये देखकर मेरे मन में एक अजीब सा शक पैदा हो गया, पर मैंने खुद को समझा लिया कि शायद मैं बेवजह सोच रहा हूं। सूरज से बातें करते हुए अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। मेरे घर से कॉल आया था। मैं उठकर अपने कमरे में चला गया और मम्मी पापा से बातें करने लगा। मम्मी की आवाज में वही पुराना प्यार भरा लहजा था। बेटा, कितने दिनों से तुझसे ढंग से बात नहीं हुई, सब ठीक तो है ना? मैं हल्की मुस्कान के साथ बोला। हाँ मम्मी, सब ठीक है, बस थोड़ा बिजी था। करीब 15 मिनट तक मम्मी पापा से बातें करने के बाद जब मैं वापस गार्डन में आया तो जो नज़ारा मैंने देखा उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। सामने मेरी सासू माँ और मेरा दोस्त सूरज बेहद करीब बैठे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और दोनों बड़े ही प्यार से बातें कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने पास आकर खड़ा हुआ, दोनों अचानक चुप हो गए। माहौल में एक भारीपन सा आ गया था, जिसे सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता था। सूरज अचानक खड़ा हुआ और जल्दी से बोला, अच्छा मैं चलता हूं। मैंने चौंक कर कहा, अरे तुमने तो रात का डिनर भी नहीं किया, खाना खाकर जाओ। लेकिन वो हड़बड़ी में बोला, नहीं आंटी ने इतना नाश्ता करा दिया कि अब डिनर नहीं खा पाऊंगा, फिर कभी आकर खा लूंगा। ये कहकर वो तेजी से बाहर निकल गया। फिर मैं और सासू माँ ने रात को डिनर किया, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं की थी। डिनर करते ही मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गया और अंदर से अपने कमरे को लॉक भी कर दिया, ताकि सासू माँ दोबारा मेरे कमरे में ना आ जाए। अब ऐसे ही मेरी जिंदगी गुजर रही थी। अब मेरी और सूरज की दोस्ती भी बहुत अच्छी बढ़ चुकी थी। हम दोनों मिलकर दोपहर का खाना और रात का खाना एक साथ खाते थे, और कभी कभार तो सूरज रात को मेरे घर पे ही रुक जाता था। एक रात वो मेरे साथ कमरे में सो रहा था, तभी अचानक रात को मुझे प्यास लगने लगी, और जब मैं उठा तो मैंने सूरज को बगल में नहीं देखा। मैं मन में सोचने लगा कि अचानक ये रात को उठकर कहाँ चला गया। जब मैं किचन की तरफ पानी लेने के लिए गया तो मैंने देखा कि सूरज सासू माँ के कमरे के बाहर जाकर खड़ा हुआ था और दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे। जब मैं उनके बगल में आया तो सूरज मुझसे कहने लगा कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, इसी वजह से वो किचन में पानी लेने आया था, लेकिन रास्ते में मुझे तुम्हारी सास दिख गई और वो मुझसे बातें करने लगी। ये सुनकर मैंने उसे कहा कि अच्छा ठीक है, मैं भी किचन से जाकर पानी लेकर आता हूँ। फिर पानी लेकर जब मैं वापस आया और दोनों की बातें भी खत्म हो चुकी थी, फिर सूरज मेरे साथ मेरे कमरे में आ गया। जब मैं कमरे में बिस्तर पर लेटा तो मुझे अब कुछ बेचैनी सी हो रही थी। मैं जब भी उन दोनों को बातें करते हुए देखता और जब उनको करीब आता हुआ देखता तो ये दोनों एकदम चुप हो जाते थे। मुझे लगता कि मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। इसी वजह से मैंने इस बात को भी अपने ख्याल से झटक दिया था और चुपचाप मैं सो गया। फिर दूसरे दिन जब मैं ड्यूटी पर गया तो मैंने देखा कि सूरज नहीं आया था। जब मैंने उसे फ़ोन किया तो वो मुझसे कहने लगा कि वो किसी काम से वापस गांव गया है। सूरज के बिना मेरा भी मन कंपनी में नहीं लग रहा था। शाम को जब मैं कंपनी से वापस आया तो सास ने बड़ा ही मज़ेदार खाना बनाया था। जब मैंने उनसे पूछा कि आज आपने इतना सारा खाना क्यों तैयार किया है, तो वो मुझसे कहने लगी कि आज बस मेरा मन किया, इसी वजह से उन्होंने बना लिया। लेकिन जब मैंने खाना देखा तो खाने की क्वांटिटी देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने 3 आदमियों का खाना बनाया है। घर में हम बस 2 ही लोग थे, मैं और मेरी सासू माँ। इसी वजह से मैंने कुछ ज़्यादा सवाल जवाब भी नहीं किया और चुपचाप मैं अपने कमरे की तरफ चला गया। रात को मैं जल्दी अपने कमरे में सोने के लिए गया था। अब रात को जब मैं सो रहा था तभी अचानक मुझे सासू माँ की बड़ी ही जोर जोर से आवाज़ें आ रही थीं। मैं सासू माँ की आवाज़ से अंदाज़ा लगा रहा था कि शायद वो फ़ोन पर ससुर जी से बात कर रही होंगी, क्योंकि ससुर जी को गए हुए काफ़ी टाइम हो गया था और सासू माँ की भी तो कुछ ख्वाहिशें होती होंगी। इसी वजह से ये सब सोचते हुए मैंने फिर इस बात को झटक दिया और मैं चुपचाप जाकर सो गया। इसी तरह मेरी जिंदगी कट रही थी, लेकिन सूरज को गए हुए अब पूरा 1 हफ्ता गुजर चुका था। इस 1 हफ्ते में बहुत कुछ बदल गया था। सबसे ज़्यादा अजीब बात यह थी कि रात के वक्त सासू माँ के कमरे से जो आवाज़ें आती थी वो मुझे बेचैन कर देती थी। ये आवाज़ें कभी धीमी हंसी में बदल जाती तो कभी किसी के दबे दबे बोलने की आवाज़ सुनाई देती। कई बार तो ऐसा लगता जैसे कोई वहाँ हलचल कर रहा हो।
मैं अक्सर यही सोचता कि शायद सासू माँ रोज सूरज से फोन पर बातें करती हैं, इसी वजह से मैं हमेशा पीछे हट जाता और कभी जाकर देखने की हिम्मत नहीं कर पाता। मेरी बेचैनी और बढ़ने लगी जब मैंने देखा कि सूरज से मेरा संपर्क लगभग खत्म हो चुका था। जब भी मैं उसे फोन करता वो मेरा कॉल काट देता। पहले तो मुझे लगा कि वो किसी काम में बिजी होगा, लेकिन धीरे धीरे हालात कुछ और ही बयां करने लगे। सूरज अब ऑफिस भी नहीं आ रहा था, उसने वहां आना बिल्कुल बंद कर दिया था। मेरा मन बेचैन रहने लगा, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी कि जब भी मैं रात को घर वापस आता, सासू माँ 3 लोगों का खाना बनाकर तैयार रखती थी। जब भी मैं उनसे पूछता कि तीसरा खाना किसके लिए बनाया गया है, तो वो कोई ना कोई बहाना बना देती। कभी कहती कि अरे मैंने गलती से ज्यादा बना दिया। तो कभी कहती कि तेरे ससुर जी को कभी कभी रात में भूख लग जाती है, इसलिए उनके लिए रख देती हूँ। मुझे उनका जवाब कभी संतोषजनक नहीं लगा, लेकिन मैंने ज्यादा सोचना सही नहीं समझा। फिर भी मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आते रहे। एक रात मैं अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सासू माँ के कमरे से फिर से वहीं आवाजें आने लगी। इस बार आवाजें और तेज थीं। मैं चौंक गया। मुझे उनकी खिलखिलाती हंसी भी सुनाई दी, जैसे वो किसी से छेड़छाड़ कर रही हो। मेरा दिल कह रहा था कि जाकर देखूं कि आखिर माजरा क्या है, लेकिन दिमाग ने मुझे रोक दिया। मैं खुद को समझाने लगा कि नहीं नहीं, सासू माँ तो ससुर जी से ही बातें कर रही होंगी, मुझे इन सब के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मेरा दिमाग इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो मुझे सामान्य नहीं लग रहा था। आखिरकार आधा घंटे की कश्मकश के बाद मैंने धीरे से अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। मैं बहुत ही सावधानी से कदम बढ़ाता हुआ सासू माँ के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजे तक पहुंचकर देखा कि कमरा अंदर से बंद था। मेरी सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे से खिड़की की तरफ जाकर अंदर झांकने की कोशिश की। जो मैंने वहां देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। सासू माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी और किसी के साथ प्यार भरी बातें कर रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। फिर मैंने सुना कि वो कह रही थी, तुमने तो नयन को अच्छा खासा बेवकूफ बना दिया है। मेरा नाम सुनते ही मैं पूरी तरह से सन्न रह गया। मैं जैसे जमीन में धंस गया था। मेरे अंदर एक अजीब सा डर और गुस्सा भरने लगा। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं, दिल की धड़कन बढ़ गई। मेरे दिमाग में बस यही सवाल घूमने लगा कि बिस्तर पर लेटा हुआ इंसान आखिर कौन है। मैंने धीरे से और करीब जाकर देखने की कोशिश की। जैसे ही मैंने ध्यान से देखा तो मेरा पूरा जिस्म कांप उठा। बिस्तर पर लेटा इंसान और कोई नहीं बल्कि मेरा ही दोस्त सूरज था। सूरज को देखकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो सासू माँ के गालों पर हाथ फेरते हुए कह रहा था, मैं तो तुम्हारी खूबसूरती देखकर पहले ही दिन तुम पर फिदा हो चुका था। सासू माँ ने सूरज का हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए बोली, नयन मेरा बहुत अच्छा दामाद है, लेकिन तुम तो मेरी मोहब्बत हो जाने मन। ये शब्द सुनते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं जैसे पत्थर बन गया था। मुझे अब तक जो शक हो रहा था वो सब अब सच साबित हो चुका था। सूरज ने सासू माँ के आंखों में झांकते हुए कहा, मैंने नयन को झूठ बोला कि मैं किसी काम से गांव गया हूं ताकि यहां आकर तुम्हारे साथ वक्त बिता सकूं। अब मेरे लिए सब कुछ साफ हो चुका था। अब मुझे समझ आ गया था कि आखिर हर रात सासू माँ के कमरे से आवाजें क्यों आती थीं। मेरे अंदर गुस्से की आग भड़क चुकी थी। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे कमरे का दरवाज़ा जोर से धक्का देकर खोल दिया। दरवाजे की कुंडी हल्की लगी हुई थी, जिसकी वजह से दरवाज़ा जोर से खुल गया। सूरज और सासू माँ दोनों मुझे सामने खड़ा देखकर दंग रह गए। सूरज की आंखें चौड़ी हो गईं, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराहट में मुझसे कहा, नैन तुम यहां? मैंने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, हाँ, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम यहां क्या कर रहे हो, और वो भी इतनी रात को मेरी सास के साथ? सूरज की जुबान लड़खड़ा गई। वो कुछ बोलने ही वाला था कि मैंने बिना सोचे समझे उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तुम मुझसे और कितना झूठ बोलोगे सूरज? मेरा गुस्सा अब अपने चरम पर था। सूरज गर्दन झुकाए सामने खड़ा था और सासू माँ भी सहमी हुई एक कोने में खड़ी थी। तुम तो मेरे सबसे करीबी दोस्त थे। मेरी आवाज अब भारी हो चुकी थी। फिर भी तुमने मेरे ही घर में मेरी ही सास के साथ ऐसा गंदा खेल खेला? सूरज ने लंबी सांस ली और धीमे स्वर में कहने लगा, नैन, जब मैं पहली बार तुम्हारे घर आया था तो तुम्हारी सास खुद मेरे बगल में आकर बैठ गई थी और मेरे जज्बातों को भड़काने लगी थी। मेरी सासू माँ शर्म से नजरें झुका चुकी थीं। सूरज ने आगे कहा, धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगीं। फिर एक दिन उन्होंने मुझे अपना नंबर दे दिया और हमारी बातचीत रात रात भर चलने लगी। अब मेरे सब्र का बांध टूटने लगा था।
एक रात उन्होंने खुद ही घर बुलाया और कहा कि मैं तुझसे झूठ बोल दूं कि किसी काम से गांव जा रहा हूं। मैंने गहरी सांस ली, लेकिन गुस्से की तपिश से मेरा सीना जल रहा था। तुम्हारी सास रोज मेरे लिए रात का खाना बनाकर तैयार रखती थी नयन। अब मुझे हर उस सवाल का जवाब मिल चुका था जो इतने दिनों से मेरे दिमाग में गूंज रहा था। 3 आदमियों का खाना क्यों बनाया जाता था? सूरज ने अब सब साफ कर दिया था। सूरज गिड़गिड़ाने लगा, सच मानो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं बस बहक गया था। बहक गए थे। मेरी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। तुमने मेरी दोस्ती को कुचल कर रख दिया, मेरे घर की इज्जत को दांव पर लगा दिया, और अब कह रहे हो कि बहक गए थे। सूरज मेरे पैरों में गिरने लगा। नैन प्लीज मुझे माफ कर दे। लेकिन अब मेरे अंदर उसके लिए कोई माफी नहीं बची थी। मैंने उसे जोर का धक्का दिया और दरवाजे की तरफ धकेल दिया। तुम्हारी और मेरी दोस्ती यहीं खत्म होती है। सूरज, अब मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओ। सूरज कुछ और कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अब मेरी नजरें सासू मां पर जा टिकीं। वो रो रही थीं। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। आपको ये सब करने से पहले एक बार तो सोचना चाहिए था सासू मां। मेरी आवाज दर्द और गुस्से से भरी हुई थी। आप शादीशुदा हैं, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? सासू मां ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, मैं सोच रही थी कि तुम्हारे ससुर जब से दुबई गए हैं तब से उन्होंने एक बार भी मेरी सुध नहीं ली। ना फोन करते हैं, ना कोई चिट्ठी भेजते हैं। मैं भी एक औरत हूँ, मेरे भी कुछ जज्बात हैं, कुछ ज़रूरतें हैं। अगर शौहर ही साथ न दे तो औरत क्या करे? उसे तो यही गलत रास्ता ही चुनना पड़ता है। मैंने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश की। सासू माँ, मैं मानता हूं कि ससुर जी आपको वक्त नहीं दे पाते, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि वो ये सब आपके लिए ही कर रहे हैं? सासू माँ मेरी ओर देखने लगी। उनकी आंखों में अपराध बोध था। वो दुबई में नौकरी इसलिए कर रहे हैं ताकि आप इस घर में आराम से रह सकें, आपके पास कोई तकलीफ ना हो, आपको पैसों की कभी फिक्र नहीं करनी पड़ती। अपने शौक पूरे करने के लिए आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। लेकिन आपने क्या किया? आपने उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया और गलत राह पर चल पड़ी। सासू माँ फूट फूट कर रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस घर में अब मेरा रहना सही है या नहीं। मैंने अपने कमरे में जाकर ससुर जी को एक लंबा मैसेज लिखा। मैंने ससुर जी को सासू माँ की सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया तो ये बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। मैंने सिर्फ इतना लिखा, ससुर जी, सासू माँ आपको बहुत याद कर रही हैं। उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अगर आप जल्दी वापस ना आएं तो वो बहुत जल्द ही दिल की मरीज बन जाएंगी। ये पढ़ते ही ससुर जी बेचैन हो गए और तुरंत दुबई से इंडिया लौट आए। जब उन्होंने सासू माँ से पूछा, क्या ये सच है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? सासू माँ ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में डर था। उन्होंने धीरे से गर्दन झुका दी और हाँ में सिर हिला दिया। सासू माँ अब जान चुकी थी कि मैंने ससुर जी से झूठ बोला है, लेकिन अब सब कुछ ठीक होने लगा था। ससुर जी और सासू माँ फिर से खुश रहने लगे। सासू माँ की जिंदगी में जो खालीपन था वो अब ससुर जी की वापसी से भर चुका था। लेकिन मैं अब इस घर में नहीं रह सकता था। मैंने अपने कपड़े पैक किए और ससुराल का घर छोड़ दिया। अब मैं एक किराए के कमरे में रहने लगा। मैंने सूरज से भी हमेशा के लिए अपना रिश्ता खत्म कर लिया। अब मेरी जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो चुका था, बिना किसी धोखे, बिना किसी फरीब के। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि विश्वास सबसे कीमती चीज होती है। जब हम किसी पर भरोसा करते हैं तो उसे तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे दोबारा पाना नामुमकिन। रिश्तों की बुनियाद ईमानदारी और आपसी सम्मान पर टिकी होती है। अगर किसी रिश्ते में बेवफाई, झूठ और धोखा आ जाए तो वो रिश्ता कभी खुशहाल नहीं रह सकता। हमें अपनी इच्छाओं और कमजोरियों को काबू में रखना चाहिए। गलत रास्ते पर चलने से पहले ये सोचना जरूरी है कि इससे सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे अपनों को भी तकलीफ होगी। अगर रिश्तों में दूरी आ जाए तो उसे बातचीत और समझदारी से सुलझाना चाहिए, ना कि गलत रास्तों पर चलकर, वरना एक पल की गलती पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। अब दोस्तों आप ही बताइए कि इसमें किसकी गलती थी, मेरे ससुर की या फिर मेरी सास की या फिर मेरे दोस्त की? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।